नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल पर। और साथियों, मैं आपका मेंटर HK गोदारा। और साथियों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे हमारा आने वाला एस्टेट 2023 का है या TGT, PGT या DSSSP, यानी कि कोई भी एग्ज़ाम टीचिंग का जिसके अंदर इंग्लिश लिटरेचर पूछा जाता है, तो उसके लिए क्लास है बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि एज से क्वेश्चन ना आए, क्योंकि जितने भी आपके इंग्लिश के राइटर हैं वो कहीं ना कहीं किससे संबंध रखते हैं? पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से। यानी कि इंग्लिश लिटरेचर का जो समय है, कब से कब तक कौन सा राइटर रहा, कौन सा किंग रहा, कौन सी डायनेस्टी उसके अंदर रही, कौन सी जो राजाओं का शासन था वो रहा, तो ये सब बातें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और आज जो कराने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़रूरी बात, ये आपके लिए बेसिक क्लास है। बेसिक क्लास का मतलब है साथियों कि अगर आपको ये चीज़ें पता लग जाती है तो आप अपना, जिन साथियों का लिटरेचर, किसी को लगता है कि मेरे को लिटरेचर नहीं आता, तो ये क्लास समझने के बाद वो लिटरेचर में अपनी कमांड भी बना सकता है। तो एक तो बेसिक रहेगा, थोड़ी जानकारी जो डिटेल में मैं दूंगा वो यानी कि सभी साथियों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो साथियों, ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले का समय शुरू करते हैं 450 से 1066। इस पीरियड को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो इसके दो नाम है। ओल्ड इंग्लिश पीरियड, सबसे पुराना समय, जब इंग्लिश की शुरुआत हुई थी, यानी कि जहाँ से इंग्लिश की शुरुआत मानते हैं वो हमारा ओल्ड इंग्लिश पीरियड है। या इसको हम कहते हैं एंग्लो सेक्शन पीरियड। एंग्लो सेक्शन पीरियड, ये भी नाम बताऊंगा क्योंकि एंग्लो सेक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि कुछ जर्मनी से ट्राइब आई थी जिसमें एंजल्स थे, सेक्शन थे और जूट्स थे। ये 4 जातियां थी, जो लड़ाकू जातियां थी, जिनको हम जर्मनिक ट्राइब्स बोलते हैं, जो जर्मनी से इंग्लैंड के अंदर आकर रहने लगी थी। और इन्हीं के नाम से इस पीरियड का नाम क्या पड़ गया साथियों? एंग्लो सेक्शन पीरियड। तो ये तो समय रहा। और इस समय जो भाषा थी, भाषा का बहुत बार क्वेश्चन आ गया है कि लैंग्वेज कौन सी थी। तो उस समय हमारी भाषा क्या थी? लैटिन। यानी कि हमारा जितना भी साहित्य लिखा जा रहा था वो किसके अंदर था? लैटिन के अंदर था। और इसका जो एपिक था वो था बियोवुल्फ, जो उस समय एक काव्य लिखा गया था जो कि लैटिन भाषा में था। वो कौन सा था? बियोवुल्फ था। तो ये छोटी सी जानकारी इस एज के बारे में आपको इतना काफ़ी रहेगा। इसमें कैडमन हाइमन्स भी थे, राइटर थे, सीने वुल्फ भी था। तो उन राइटर का आगे हम जिक्र नहीं करेंगे। एक बार सिर्फ हम एज जान रहे हैं कि एज का नाम क्या है। एग्जाम में यही पूछा जाता है कि 450 से 1066 का समय क्या कहलाता है? ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सेक्शन पीरियड। इसको एंग्लो सेक्शन पीरियड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जातियां, जर्मनिक ट्राइब्स यहाँ आकर रहने लगी थी, जो एंजल्स थे, सेक्शन थे, जूट्स थे। इसीलिए इस पीरियड को किसका नाम दिया गया? एंग्लो सेक्शन पीरियड का। उसके बाद इसकी भाषा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आई है। इसकी भाषा कौन सी थी साथियों? लैटिन। यानी कि सबसे पहली भाषा जिसमें साहित्य लिखा गया तो वो कौन सी थी? हमारी लैटिन थी। उसके बाद देखते हैं, यानी कि 1066 से 1500 का समय मैं डिस्क्राइब करूंगा इसके अंदर। इसको वैसे तो हम इसको बोलते हैं मिडल एजिस। आपको ये चीज़ें बतानी ज़रूरी है क्योंकि एग्जामिनर है वो आपको यहीं पे, यानी कि आपको सारी चीज़ आती है लेकिन आता हुआ गलत हो जाता है क्योंकि आपको उसका प्रॉपर सीक्वेंस में चीज़ें याद नहीं होती। ये पीरियड हमारा मिडल एजिस बोलते हैं। और हर बार सुनते हैं कि विलियम शेक्सपियर था या चौसर था या एडमंड स्पेंसर थे, दे वर हाईली इन्फ्लुएंस्ड विद द मिडल एजिस। तो मिडल एजिस है कौन सी? लिटरेचर में 1000 बार आप शब्द पढ़ोगे मिडल एजिस। मिडल एजिस का मतलब है कि वो कहाँ से प्रभावित थे? यहाँ से। तो इस काल में क्या हुआ, तो आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। 1066 से 1340 का जो समय है उसको हम, यहाँ एंग्लो सेक्शन हो गया, इसको हम बोलते हैं नॉर्मन पीरियड। इसको क्या बोलते हैं साथियों?
नॉर्मन पीरियड। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि 1066 है वो इम्पोर्टेंट डेट है। इन दिनों इस डेट पे एक युद्ध हुआ था जिसको बोलते हैं नॉर्मन कॉन्क्विस्ट, या इसको बोलते हैं बैटल ऑफ हेस्टिंग। आपको ये इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है, ज़्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है कि मिडिल एजेस है कौन सी। बार बार लिटरेचर में पढ़ते हैं कि मिडिल एजेस से प्रभावित है विलियम शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर, फिलिप सिडनी, दे ऑल वर हाईली इन्फ्लुएंस्ड विद द मिडिल एजेस। तो मिडिल एजेस का पीरियड ये था, और ये प्रभावित क्यों थे ये कारण हम आज जानेंगे। तो बता दिया 1066 से 1340 का समय है वो नॉर्मन पीरियड कहलाता है, क्योंकि एंग्लो सेक्शन हार गए थे किससे? नॉर्मन पीपल से। और जो किंग ऑफ नॉर्मंडी था विलियम कॉन्कर, उसने हैरोल्ड गुडविनसन को हरा दिया था। हैरोल्ड गुडविनसन एंग्लो सेक्शन का राजा था और विलियम कॉन्कर मिडिल जो नॉर्मन पीरियड के लोग थे नॉर्मंडी के, उनका राजा था। और इसी पीरियड को नॉर्मन कॉन्क्विस्ट बोलते हैं, बैटल ऑफ हेस्टिंग बोलते हैं, और इसको विलियम कॉन्क्विस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलियम कॉन्क्विस्ट। क्योंकि ये 3 नाम क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि नॉर्मन कॉन्क्विस्ट किस समय हुआ, या नॉर्मन कॉन्क्विस्ट को क्या कहते हैं, बैटल ऑफ हेस्टिंग कब हुआ, या विलियम कॉन्क्विस्ट कब हुआ। क्योंकि विलियम क्या था? नॉर्मन का राजा था। नॉर्मन कॉन्क्विस्ट होता है जीत, यानी कि विलियम जो था उसकी जीत हुई थी। हैरोल्ड गुडविनसन जो इनका राजा था उसको हरा दिया था, और डेट थी 1066, जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मन कॉन्क्विस्ट। क्या कुछ हुआ ये हम इसके अंदर जानेंगे। तो साथियों अगर ध्यान से पढ़ोगे तो सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। थोड़ा स्टार्टिंग तो मुश्किल होती है, लेकिन आपको मैं टेक्निक बता दूंगा, ऐसे शब्द बता दूंगा जिनसे आपको ये सब याद रह जाएगा। हम बात कर रहे हैं 1066 से यानी कि 1500 की, तो वो बात हो रही है मिडिल एजिस की। मिडिल एजिस क्यों बोलते हैं ये अभी प्रूव करेंगे, इस बात को क्यों बोलते हैं। तो आपको सबसे पहला मैंने उदाहरण दिया कि 1066 का समय क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ एक युद्ध हुआ था जिसको बैटल ऑफ हेस्टिंग, विलियम कॉन्क्विस्ट या नॉर्मन कॉन्क्विस्ट हमें बोलते हैं। और नॉर्मंडी का जो राजा था विलियम कॉन्करर, उसने हैरोल्ड गुडविनसन को क्या कर दिया था? हरा दिया था। इस युद्ध को क्या बोलते हैं? इसीलिए इसके 3 नाम रखे गए हैं जो आपको याद होने चाहिए एक लिटरेचर पढ़ने वाले स्टूडेंट को। इसके बाद साथियों हम आगे चलते हैं। तो आप देख रहे हो 1066, इसको मिडिल एजिस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 1343 में 1343 से 1400 का समय, इसी के अंदर हम पढ़ रहे हैं। यह है चौसर का समय। क्या था? चौसर का समय। इससे पहले आपको बताया उस समय लैटिन भाषा थी, लेकिन मिडिल इंग्लिश की जो भाषा थी, बीच का जो समय की भाषा थी, वो क्या बन गई? फ्रेंच। ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे ही नॉर्मन पीपल ने 1066 में युद्ध जीता, उन्होंने लैंग्वेज जो कोर्ट की थी, चर्च की थी या स्कूल्स की थी, उसको कौन सी भाषा बना दिया? फ्रेंच भाषा का दर्जा दे दिया। यानी कि लैटिन थी वो खत्म कर दी गई। सभी वर्ग किसके अंदर लिखे जाने लगे साथियों? फ्रेंच के अंदर। और 1343 में किसका जन्म हुआ? चौसर का। इसलिए मिडिल एज से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एज है। इसमें युद्ध भी हुए हैं। इसमें पहला ऐसा राइटर हुआ है जिसने इंग्लिश की शुरुआत की। और 1343 से 1400 में जो लिटरेचर की लैंग्वेज थी वो क्या बन गई साथियों? इंग्लिश। क्योंकि जेफरी चौसर ऐसा व्यक्ति था, ऐसा राइटर था जिसने सबसे पहले इंग्लिश के अंदर किसकी शुरुआत की? लिटरेचर की शुरुआत की। इसलिए इनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। बात बताइए आपको, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जेफरी चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ही, इससे पहले भाषाएं आपको मैंने बताई लैटिन थी, फिर जैसे नॉर्मन बने तो उनकी फ्रेंच आ गई। पहले लैटिन थी, फिर फ्रेंच आ गए। जैसे चौसर आया तो उसने किस में शुरुआत की? इंग्लिश में। इसीलिए इनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर साथियों कहा जाता है चौसर को। और इसी समय के दौरान बहुत सारी बातें हुई है जो ध्यान रखना है। 1400 वो आगे पढ़ लेंगे, चलो हम इसी के अंदर मिडिल एज इसके अंदर 1498 तो आगे पढ़ लेंगे वो। तो चलो हम जो डिस्कवरी हुई है वो भी इसके अंदर चलो आगे पढ़ लेंगे थोड़ा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप ध्यान रखो, आपको मिडिल एजिस का पता लग जाएगा। और मिडिल एज में आप राइटर जानते हो हमारे कौन कौन से हमने पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट पढ़ना है चौसर।
हर बार हम कहते हैं कि चौसर आप पढ़ के जरूर जाए, क्योंकि मिडिल एज में इंग्लिश की शुरुआत करने वाला राइटर कौन है? चौसर है। चौसर ने इंग्लिश में लिखा, इटालियन में लिखा, फ्रेंच फेज में लिखा। ये सब वीडियो मैंने पहले ही चैनल पे बना रखी है। तो साथियों ये सब बातें यहाँ से आप अच्छी तरह से आपको टैली कर सकते हो कि चौसर के बारे में। और इनके जो कंटेम्प्रेरी थे, विलियम लैंगलैंड है या जॉन गोवर है जिन्होंने कन्फेसियो एमेंटिस लिखा, या पायर्स एंड प्लोमैन जो हमारे इनके कंटेम्प्रेरी है यानी कि समकालीन है, चाहे हमारे जैसे जॉन गोवर पढ़ सकते हो आप, थोड़ा बहुत पढ़ना है, मेन तो यही है, जिनका कन्फेसियो एमेंटिस है, या विलियम लैंगलैंड। मेन बात बता रहा हूँ आपको, इससे बाहर आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में नहीं आता है, नेट में आगे आता है, लेकिन इतनी नॉलेज आपको बेसिक होनी चाहिए कि मिडिल एजिस क्या थी, मिडिल एजिस से क्यों प्रभावित थे, और इस समय सबसे ज़्यादा अंधविश्वास था। क्या था? अंधविश्वास, यानी कि सुपरस्टिशन जिसको बोलते हैं। सुपरस्टिशन होता है अंधविश्वास। लोगों में बहुत ज़्यादा अंधविश्वास था। दे बिलीव इन गॉड, देयर वर ओनली रिलीजियस करेक्टरिस्टिक। यहाँ पे धर्म था, भगवान था, यहाँ पे साइंस का कोई भी लेना देना नहीं था। इसलिए जो प्रभावित चौसर के वर्क है, चाहे द हाउस ऑफ फेम है, वो भगवान से संबंधित है, या ऐसी पुरानी कथाओं से, मिथिकल इवेंट से संबंधित है, क्योंकि उस वक्त साइंस का इजाद नहीं हुआ था। तो ये आपका इतना हो गया। इसके बाद आगे हम चलते हैं। जो नेक्स्ट एज है, मिडिल एज आपको बता दिया किसको बोलते हैं हम, या चौसर एज भी मैंने बता दिया। इसके अलावा एक छोटी सी बात और इसमें रह गई है, 1400 से 1450 का समय, 1550 का समय, यानी कि 150 साल का जो टाइम था उसको डार्क एज भी बोलते हैं। डार्क एज वो एज है जब किसी भी प्रकार के साहित्य का नया, यानी कि किसी भी नई प्रकार का साहित्य नहीं लिखा गया था, उसको बेरिन एज भी बोलते हैं, और डार्क एज भी हम इंग्लिश के अंदर बोलते हैं। और चौसर का जन्म 1443 में हुआ और 1400 तक वो जिंदा रहा, जिसके अंदर उसका कैंटरबरी टेल है, या और भी आप देखते हो द लीजेंड ऑफ गुड वुमन, बहुत सारे वर्क इटालियन, इंग्लिश, फ्रेंच में उन्होंने लिखे। उसके बाद हम चलते हैं साथियों आगे, जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए रखता है समय। हमने वहाँ तक पढ़ लिया हुआ है 1500 से 1600 का समय। इसको बोलते हैं द रिनेसेंस पीरियड। इसको हम क्या बोलते हैं? रिनेसेंस पीरियड, यानी कि पुनर्जागरण। पुनर्जागरण किस चीज़ का हुआ? साहित्य का हुआ, साइंस का हुआ। इससे पहले आपको बताया था कि अंधविश्वास था, इसको हम द रिनेसेंस पीरियड बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर साइंस आ गई। क्या आ गई? साइंस आ गई। डिस्कवरी ऑफ साइंस, जैसे आप फ्रांसिस बेकन को पढ़ते हो तो इसके अंदर पढ़ा जाएगा। फ्रांसिस बेकन, जिनका नॉम ऑर्गेनिज्म या द एटलांटिस्ट था फ्रायर का, तो वो सब इसके अंदर आप पढ़ते हो। साइंस का जन्म हुआ। और इसी समय के दौरान 1498 में, 1498 और 1492, दो डेट बहुत बार एग्जाम में आई है, पीजीटी में भी आई हुई है, कि इंडिया डिस्कवरी, ये है अमेरिका डिस्कवरी, यानी कि किसकी खोज हुई? भारत की खोज हुई 1498 में। वास्को डिगामा था, वो कालीकट जो हमारा बंदरगाह था उस पर पहुंचा और उसने भारत की खोज की, इंडिया की खोज की। उसके बाद 1492 में अमेरिका की खोज हुई, जो किसने की? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। ये साथियों इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत बार ये एग्ज़ाम में आए हैं, ठीक है। ये क्यों यहाँ आए, ये कभी आप लिटरेचर पढ़ोगे तो बताएंगे कि इनको उनके राज्य से निकाल दिया गया था और ये घूमते घूमते यहाँ आए, जिसके कारण इन्होंने भारत की खोज की, अमेरिका की खोज की। ये सब चेंजेस साइंस का हुआ था। और उसी समय 1476 में विलियम कैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस खुली, जिसको हम पहली बार कहते हैं कि बुक्स है वो छपना शुरू हुई। इससे पहले हम मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ते थे या बोलकर किसी साहित्य को पढ़ते थे, या कुछ पत्तों के ऊपर आधारित था, या मैन्युस्क्रिप्ट पत्थरों पर आधारित थी। पहली बार 1476 में जर्मनी से एक
विलियम कैक्सटन नाम का व्यक्ति था, वो प्रिंटिंग प्रेस लेकर आया कहाँ, इंग्लैंड में। और इसीलिए इसको रिनेंसा बोलते हैं, क्योंकि साइंस के अंदर नॉर्म ऑर्गेनिज्म जैसे या बहुत सारे साइंस के जो डिस्कवरी हुई थी वो ही, भारत की खोज हुई, अमेरिका की खोज हुई 1476 में विलियम कैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस जो जर्मनी गुटनबर्ग से आई और इंग्लैंड के अंदर स्थापित की गई, इसीलिए इसको रिनेंसा पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसी के अंदर हम पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये चीज़ें इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपकी बेसिक नॉलेज है वो इसके साथ जुड़ जाए। फिर इसी के अंदर हम पढ़ेंगे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम 1558 से 1603 का, और 1603 से 1625 का, 1625 से 1649 का, और 1649 से 1660 का। अब मुझे ये याद कैसे रखते हैं, आपको ये चीज़ तो पढ़ानी है, क्योंकि हर टीचर बता देता है कि ये याद करना है, लेकिन ये याद कैसे करना, हाउ टू रिमेंबर दिस थिंग, हाउ टू मग अप। एक फ्रेजल वर्ब भी करा देता हूँ, मग अप, यानी कि घोट के पी जाना। इसको मग अप कैसे करें वो बताऊंगा। तो यहाँ आप ई लिख दो, JCP, जैसे JCP वर्ड आपको याद रखना, JBC होता है, JCP, EJCP आप याद रखोगे तो आपको पूरी की पूरी ये सीरीज है वो याद रह जाएगी। इसको बोलते हैं हम एलिजाबेथन पीरियड, जो कि ट्यूडर डायनेस्टी की पहली महारानी थी। एलिजाबेथ 1558 में इंग्लैंड की क्या बनी थी, महारानी, और 1603 में उनकी क्या होगी, मृत्यु, ध्यान रखना है। फिर है किंग जेम्स फर्स्ट राजा बना, जिसको हम कहते हैं जैकोबियन एज, जैकोबियन एज, इसीलिए इस एज का नाम क्या पड़ गया, जैकोबियन, क्योंकि किंग जेम्स क्या बना था, राजा बना था। और इसका एलिजाबेथन एज क्यों पड़ गया, क्योंकि किंग एलिजाबेथ क्या बनी थी, महारानी बनी थी। फिर है 1625 से 1600 कैरोलिन, यानी कि चार्ल्स फर्स्ट जब राजा बना तो इस एज को क्या कहा गया, कैरोलिन एज का नाम दिया गया। ठीक है साथियों। फिर है पी मतलब प्यूरिटन, या इसके कई नाम है, आपको ध्यान रखते हैं, इंटरगनम या कॉमनवेल्थ पीरियड, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज थे उनका भी इस समय में हुआ था। इंटरगनम हो गया, प्यूरिटन हो गया। आप पता है प्यूरिटन एज क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ पे जॉन डन था, वो मुख्य रूप से था, जॉन डन एक प्यूरिटन था। तो ये हमने याद रखना है। 1558 से 1603 का समय है, वो एलिजाबेथ का पीरियड है, और उसको हम इंग्लिश में गोल्डन एज भी बोलते हैं, क्योंकि इसी समय के दौरान 3 S का जन्म हुआ, जिसमें सबसे पहले हमारे थे शेक्सपियर, फिर थे स्पेंसर, और तीसरा था सिडनी। ये 3 S हमारे गोल्डन एज से प्रभावित हुए। और मैंने कल परसों की वीडियो में बताया था, ये सब यूनिवर्सिटी विट्स से प्रभावित थे। विलियम शेक्सपियर को मानते हैं कि मार्लो की फोटोकॉपी है, क्योंकि उसने सब वर्क कॉपी कहाँ से किया था, शेक्सपियर से। कुछ लोग मानते हैं कि विलियम शेक्सपियर मार्लो था, क्योंकि मार्लो की मृत्यु हो गई थी तो शेक्सपियर ने उसका रूप ले लिया था। ये सब बातें लिटरेचर पढ़ेंगे तो पता लग जाए। 3S हमने पढ़ने हैं। एलिजाबेथ एज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिनेंसा आप पढ़ते हो तो ये चीज़ें उसमें कवर कर लेती है। कई बार तो सिर्फ तारीख ही पूछ ली जाती है कि रिनेंसा पीरियड का समय क्या है, तो 1500 से 1600 का समय है रिनेंसा का है। और रिनेंसा था वो कहाँ से शुरू हुआ, इटली से। इटली से शुरुआत होती है। इटली के अंदर फ्लोरेंस शहर है, फ्लोरेंस शहर से रिनेंसा की शुरुआत होती है। और इसका इजाद करने वाला, रिनेंसा का मतलब क्या था, रीबर्थ था, रीअवेकनिंग था, क्योंकि रीबर्थ हुआ था, रीअवेकनिंग हुई थी, लिटरेचर नया लिखा गया था। पहले वो फ्रेंच में था और भाषाओं में था, इंग्लिश में लिखा गया था, और उसका पुनर्जागरण हुआ था। इटली से शुरू हुआ, फ्लोरेंस शहर से, और कहाँ पहुँचा, इंग्लैंड में। 1550 शताब्दी में ये कहाँ पहुँच गया, इंग्लैंड में। इससे पहले ये इटली के शहर फ्लोरेंस से शुरू हुआ था और इंग्लैंड में 1500 शताब्दी में ये पहुँचा। और इसके जो मेन मुख्य जो मानते हम तो वो थे जूलियस मिचलेट, द हिस्टोरिया द रीगेनम, तो पढ़ते हैं तो वो जूलियस मिचलेट है, उन्होंने इस थ्योरी को इजाद किया था। ठीक है, तो ये एलिजाबेथ पीरियड हो जाएगा। इसको गोल्डन एज भी मानते हैं। ये और यही ट्यूडर डायनेस्टी शुरू होती है। ट्यूडर डायनेस्टी होती है यानी कि राज शासन, राजाओं का शासन, और एक
जो कह सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली जो परंपरा है वो शुरू होती है। गोल्डन एज मानते हैं क्योंकि 3 राइटर शेक्सपियर, सिडनी और स्पेंसर है इसके अंदर अपना वर्क लिखते हैं, इसीलिए आपको एलिजाबेथ पीरियड है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर यहाँ 1603 में आपको बता दिया कि इसको जैकोबियन पीरियड बोलते हैं क्योंकि किंग जेम्स से आपको रखना है, जे से। फिर है कैरोलिन, कैरोलिन का मतलब है चार्ल्स फर्स्ट आया, कैरोलिन एज हुई। फिर 1649 से 1660 प्यूरिटियन जॉन डन आए, मेटाफिजिकल पोएट मिल्टन आया, तो ये सब इस एज में हुआ। तो यहाँ हमने इन चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। इस प्रकार हमने ये शॉर्ट वर्ड बना लेना है, उससे ये एज याद रखनी है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, ठीक है। तो आपको थोड़ी थोड़ी बातें सरफेस लेवल पे बता रहा हूँ ताकि आपके ये याद रहे और आने वाले एग्ज़ाम में किसी प्रकार की दोबारा इस पे कभी क्लास नहीं बनाएंगे, क्योंकि राइटर पे तो क्लासें चलती रहती है, लेकिन एज पे बार बार क्लासें बनाना ठीक है नहीं है। हमने 1660 से समय ले लिया, 1660 से 1700 का समय, इसको बोलते हैं नियो क्लासिकल, नियो क्लासिकल पीरियड। और आप अगर 18-19 का पेपर उठा के देखोगे तो पूछा हुआ है कि नियो क्लासिकल पीरियड कहाँ से कहाँ तक चलता है, तो ये इम्पोर्टेंट आती रहती है डेट। तो हम इसको पढ़ते हैं, 3 आपको कोड वर्ड बना लें, RAAA। आर का मतलब होता है रिस्टोरेशन, ठीक है। इसका मतलब होता है अगस्टन एज, और इसका मतलब है एज ऑफ सेंसिबिलिटी। तो ये तीनों नियो क्लासिकल पीरियड जब आ जाता है तो ये तीनों एजेस है उसके अंदर कवर की जाती है। रिस्टोरेशन मतलब चार्ल्स सेकंड गद्दी पर बैठा था, और इससे पहले अगर थोड़ी सी बात करें तो उस समय जो ओलिवर क्रोमवेल था वो चार्ल्स फर्स्ट को उठाकर ओलिवर क्रोमवेल था वो राजा बना था, और 1660 में जब रिस्टोरेशन हुआ दोबारा राजगद्दी पे, क्योंकि रिस्टोर मतलब है वही राजा दोबारा आया, चार्ल्स फर्स्ट था उसकी जगह उसका बेटा चार्ल्स सेकंड है वो गद्दी पर बैठा, और उसी को हम कहते हैं रिस्टोरेशन पीरियड। फिर अगस्टन एज, इसको अलेक्जेंडर पोप एज भी बोलते हैं। अलेक्जेंडर पोप को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहते हैं कि जो तलवार से वार नहीं करता वो अलेक्जेंडर पोप अपनी बात से वार कर देता था। बिल्कुल भी एक बुरे दिखने में बड़ा भद्दा राइटर था, कुब्बड़ व्यक्ति था, ठीक है। तो उसका सभी मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने इतना ज़्यादा क्रिटिज्म लिखा, इतने ज़्यादा ऐसे लिखे कि अगर वो किसी पे ऐसे लिख देता है तो मानते हैं कि उसकी लाइफ क्या हो जाती है, ख़त्म। तो ये अगस्टन एज में। फिर एज ऑफ सेंसिबिलिटी, डॉक्टर जॉनसन की एज बोलते हैं इसको, डॉक्टर जॉनसन। जब हम आगे पढ़ेंगे राइटर तो आपको ये सब बता दूंगा मैं। तो इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हो। उसके बाद 1700 से 1798, ठीक है। नहीं इतना तो हो ही गया, आगे इतनी तो एज हो ही गई। यहाँ पर आप बता देता हूँ, आपको बताई नहीं मैंने रिस्टोरेशन। 1660 से 1700 की एज ये चलती है साथियों आपकी। फिर 1700 से 1745 की आपको नोट्स बना लेने हैं, और जब भी आप पढ़ोगे तो आपको ये सब बातें याद रहेगी। 1798, इस प्रकार हम इस एज को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि न्यू क्लासिकल पीरियड है, रिस्टोरेशन एज है वो 1660 से 1700 तक हमारी एज है चलती है। फिर 1700 से 1745 है वो अगस्टन एज चलती है, और 1745 से 1798 हमारी डॉक्टर जॉनसन, जिसको एज ऑफ सेंसिबिलिटी हम बोलते हैं, चलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि 1798 आ गया हमारा, इससे आगे का समय। तो आपको हर चीज़ क्लियर करा देंगे, और ये एक बुक से नहीं पढ़ा हुआ है, काफ़ी ऑथेंटिक बुक को टैली करके ये लेक्चर बनाया है, क्योंकि एज है वो हर बुक में अलग अलग लिखी होती है, और हमें उसको पढ़ने में भी क्या होती है, दिक्कत। फिर है 1837 तक का समय, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको बोलते हैं द रोमांटिक एज। द रोमांटिक एज इस बार भी HPSC के एग्ज़ाम में था, ठीक है। इसमें अगर माने एस.टी. कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि नेचर के पोएट थे, जॉन
किड्स है, और भी राइटर हैं बहुत सारे, ठीक है। इनका जो रोमांटिक पीरियड था 1798 से शुरू होता है, क्योंकि जो इनका कंबाइन वर्क था लिरिकल बैलेड, उसकी शुरुआत हुई थी। और इसके अंदर एस टी कॉलेज की 4 कविताएं थी और उनकी 19 थी। टोटल कितनी कविताएं थी? 23। इसी के साथ रोमांटिक पीरियड है वो इंग्लिश के अंदर साथियों शुरू होता है। और इस बार भी एग्जाम में द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर, जो पहली कविता है द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर, हमारे पीजीटी एग्जाम में आई थी। द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर, पहला क्वेश्चन था कि जो गैलेंट्स थे वो कहाँ जा रहे थे, तो वो कहाँ जा रहे थे? मैरिज में। अगर आप शुरुआती ये कविता पढ़ते हो तो ही आप उसका जवाब दे सकते थे। जो गैलेंट थे, 3 गैलेंट्स थे, वर गोइंग टू ए वेडिंग, यानी कि वो कहाँ जा रहे थे? शादी अटेंड करने जा रहे। इस बार के HPSC PGT एग्ज़ाम में था। यानी कि रोमांटिक एज इतनी इंपॉर्टेंट है, इसमें आने वाले एस टी कॉलेज है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, जॉन किट्स है, और भी बहुत सारे राइटर हैं जो आपको पढ़ने क्या हो जाते हैं साथियों, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इनमें से लगभग आपका जो क्वेश्चन है, चाहे TGT हो, एस्टेट हो, PGT हो, आपका क्वेश्चन है वो निकल जाता है। ये सरफेस लेवल पे बता रहा हूँ। जो साथी एस्टेट, TGT, PGT की तैयारी कर रहे हैं तो इनमें से क्वेश्चन इतने राइटर और ये एज आपको ध्यान में रहती है तो आप जवाब उसका दे सकते हो। तो ये आपको मैंने अभी लेटेस्ट बता दिया कि HPSC PGT में यहाँ से आया था। फिर है 1837 से 1901 का समय, थोड़ा रब कर दें या यहीं लिख देते हैं, चलो ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। उसको बोलते हैं विक्टोरियन एज, यानी कि इंग्लैंड की महारानी क्वीन विक्टोरिया मणि, ठीक है। 1837 से 1901 यानी कि विक्टोरियन एज। इसमें हम किंग एल्फर्ड को पढ़ सकते हैं, नहीं, एल्फर्ड टेनिसन या थॉमस हार्डी, जो आज मैंने क्वेश्चन डाले हुए हैं। थॉमस हार्डी के भी बार बार जो ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट है, हेनरी फील्डिंग है, इन सबको हम, चार्ल्स डिकन्स हो गए, जो विक्टोरियन राइटर है हमारे चार्ल्स डिकन्स हो गए, रीजनल नॉवलिस्ट जिनको हम बोलते हैं। हर बार बताता हूँ कि ये भी चार्ल्स डिकन्स भी हमारे क्या है? रीजनल राइटर हैं, आर के नारायण की तरह हैं। थॉमस हार्डी भी रीजनल है, जो वेसेक्स के बारे में, ये बार बार क्वेश्चन आता है कि कौन से रीजन के बारे में लिखते हैं, तो ये वेसेक्स के बारे में लिखते हैं। अल्फ्रेड टेनिसन है, हमारी नोवेल की एज शुरू हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं विक्टोरियन एज। और विक्टोरियन एज में सबसे ज़्यादा जो नोवेल थे वो लिखे गए थे। वैसे तो 18वीं शताब्दी में 18th सेंचुरी में शुरू हो गया था, 4 व्हील्स ऑफ नोवेल आगे थे, जिसके अंदर टोबियस सॉमलेट है, हेनरी फील्डिंग है, और भी काफ़ी राइटर थे। इसके बाद देखो विक्टोरियन एज हमारी पूरी हो गई। यहाँ तक हमने विक्टोरियन एज ज़रूर पढ़नी है, और ये राइटर बहुत बार पूछे जाते हैं, अल्फ्रेड टेनिसन, थॉमस हार्डी, चार्ल्स डिकन्स, आपको ध्यान रखने, हेनरी फील्डिंग। फिर है 1901 से 1945 का समय, इसको बोलते हैं हम मॉडर्न एज, ठीक है। मेन मॉडर्न एज बोलते हैं क्योंकि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, और 1945 में सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था। तो दोनों वर्ल्ड वार इसके मॉडर्न एज में आते हैं। और T.S. एलियट है, उनका जो वेस्टलैंड है वो हमें ज़रूर पढ़ना होता है। वेस्टलैंड जो कब पब्लिश हुआ था? 1922 में। T.S. एलियट का वेस्टलैंड है, उसके अंदर इन दोनों विश्व युद्ध के बारे में जिक्र किया गया है कि कैसे लोगों ने धर्म के ऊपर, भगवान के ऊपर विश्वास खो दिया था, और वो कैसी एक अग्नि में थे। तो ये सब हमें मिलता है। इसको भी 2 जॉर्जियन एज और एडवर्डियन एज के अंदर, द जॉर्जियन एज, ये ज़्यादा नेट वालों के लिए है, द जॉर्जियन एज और द एडवर्डियन एज, ठीक है। जॉर्जियन 1901 से 1914 और ये 1914 से 1936 का समय है। और 1945 के बाद है वो हमारी पोस्ट मॉडर्निज्म है, जो अब चल रहा है हमारा, ठीक है। तो साथियों आपको ये क्लास कैसी लगी, और भी चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट है वो बता दूंगा। बाकी इतनी चीज़ें, एक जो बेसिक चीज़ है, जो भी साथी TGT PGT की या HPSC की या आने वाले समय में लेक्चर लगने के सपने रखता है कि मुझे अच्छा टीचर, देखो मैं नहीं कहता कि ये सब चीज़ें पढ़ने से आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन आपके मन को संतुष्टि मिलेगी। और जब भी कोई फॉर्म निकलेगा
तो आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी कि ये चीज़ें जब आप एग्ज़ाम देने बैठोगे, तो चाहे नेट का हो, चाहे टीजीटी पीजीटी, ये तो आसान लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, तो सब चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। साथियों, आपको क्लास कैसी लगी? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।